हेलो दोस्तों, अब हम लोग 2014 में जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी में क्वेश्चन और ये रहा आपका इंग्लिश में क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू सस्टेनेबल शुगर कैन प्रोडक्शन नोन एज सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव। मतलब गन्ना उत्पादन के एक व्यवहारिक उपागम का, जिसे धारणीय गन्ना उपक्रमण के से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इसमें बात किया जा रहा है सस्टेनेबल का, मतलब धारणीय। धारणीय चीज़ दोस्तों वो होता है धारणीय चीज़ दोस्तों वो होता है जिसका प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। मतलब इसमें हम लोग ऐसा चीज़ ध्यान में देंगे कि ऐसा कुछ चेंज ना कर देंगे कि जिससे फ्यूचर जनरेशन यूज ना कर पाए, और ऐसा भी चेंज ना करेंगे कि प्रेजेंट जनरेशन ही यूज कर पाए। मतलब इसमें हम लोग मिडिल पाथ जो है, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल शुगर कैन इनिशिएटिव। ठीक है, उसका नाम होता है सस्टेनेबल। तो जहाँ भी सस्टेनेबल लिखा है, धारणीय लिखा है, इसका मतलब प्रेजेंट जनरेशन यूज करेगा, वर्तमान जनरेशन प्लस फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ेंगे यूज करने के लिए। ठीक है, और कोई भी एब्रप्ट इतना चेंज नहीं कर देंगे कि ना तो प्रेजेंट जनरेशन यूज कर पाए ना तो फ्यूचर जनरेशन यूज कर पाए, उसको हम लोग सस्टेनेबल बोलते हैं। ठीक, तो इसमें शुगर केन का बात हो रहा है, मतलब ऐसा धारणीय चीज़, ऐसा सस्टेनेबल जो शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए हो। तो ये चीज़ बस याद रखिएगा कि सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बोल रहा है सीड कॉस्ट इज़ वेरी लो इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टिवेशन। तो ये अच्छा चीज़ है कि कोई चीज़ सस्टेनेबल होगा, सस्ता होगा, तभी तो फ्यूचर जनरेशन उसको यूज कर पाएगा। तो बोल रहे हैं इसमें कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम होती है। तो सस्टेनेबल शुगर के इनिशिएटिव में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इनपुट कॉस्ट होता है, हमारा जो लागत मूल्य होता है वो कम होता है, और हमारा जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ज़्यादा। ठीक है, अगला है कि ड्रिप इरीगेशन कैन बी प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिवली इन दिस। इसमें चैवन ड्रिप सिंचाई का प्रभावकारी प्रयोग हो सकता है। मैंने क्या बताया कि सस्टेनेबल का मतलब प्रेजेंट जनरेशन यूज करेगा और फ्यूचर जनरेशन भी। देखिए, जो गन्ना है दोस्तों, गन्ना हमारा खरीफ क्रॉप है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल बहुत ज़्यादा पानी लेता है, तो गन्ना के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल तरीक़ा से गन्ना लगाएंगे, जो भी जिसको हम लोग बोल देते हैं पारंपरिक पद्धति से जो हम लगा रहे हैं अभी, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा पानी यूज होगा, उसके कारण पानी का समस्या हो जाएगा, तो फ्यूचर जनरेशन यूज नहीं कर पाएगा, तो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ बात हो रहा है सस्टेनेबल का। इसका मतलब हम लोग ज़्यादातर पानी यूज नहीं करेंगे, ज़्यादा पानी हम लोग उसके लिए ड्रिप इरीगेशन यूज करेंगे, जिसमें हम लोग टप टप करके जो है खेत को सींचते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा खेत है, ठीक है, ये गन्ना है, गन्ना है, गन्ना है, सब तरफ गन्ना गन्ना है। अभी क्या होता है कि जो किसान है वो बगल नहर से या नलकूप से पानी लाया और खेत में भर दिया, तो इसके कारण जित पानी का जो लेवल है ग्राउंड का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लेता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं, हम लोग पतला पतला पाइप जो है बिछा देते हैं पूरा खेत में। ठीक है, और जहाँ जहाँ प्लांट है, मतलब यहाँ प्लांट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, वहाँ पे पाइप में छोटा सा छेद कर देते हैं। तो पानी जो होता है पाइप से जाता है और टप टप करके उसका डायरेक्ट जड़ में जाता है, और पानी बर्बाद नहीं होता है, और पानी का सही से यूज होता है। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन को आसानी से, इससे क्या हुआ, पानी बच गया, तो फ्यूचर जनरेशन भी आसानी से यूज कर पाएगा, और मिट्टी भी उर्वरता उसका बचा रहेगा। ठीक है, जिसके कारण फर्टिलाइज़र ये सब ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना हम लोग का परंपरागत या पारंपरिक पद्धति में यूज हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा एकदम सही है। अगला बोल रहा है देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र एट ऑल इन दिस। देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक शुगर कैन इनिशिएटिव का बात नहीं कर रहे हैं, जैविक खेती का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे सस्टेनेबल हो रहा है। जो भी चीज़ भी सस्टेनेबल होता है उसमें प्रेजेंट जनरेशन को ध्यान रख के, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के काम सब करते हैं। इसीलिए वहाँ पे कोई भी मतलब एक्सट्रीम चीज़ नहीं लेंगे, जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, मध्यम मार्ग करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा शुगर के केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करेंगे, ना ही कुछ यूज नहीं करेंगे, बीच बीच यूज करेंगे, तभी सस्टेनेबल कहलाएगा। ताकि मिट्टी का उर्वरता भी बना रहे, प्रोडक्शन भी मेंटेन रहे, इनपुट कॉस्ट भी कम हो। तो इसीलिए यहाँ पे नो लिखा है कि इसमें रासायनिक
अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा तो गलत है। इस्तेमाल होता है लेकिन कम होता है। इनपुट कॉस्ट तभी कम जाता है क्योंकि फर्टिलाइज़र का भी अपना खर्चा होता है तो वो कम हो जाएगा। यहीं पे अगर बात ऑर्गेनिक फार्मिंग का करते हैं, जैविक कृषि का, तो उसके लिए ये पॉइंट एकदम सही होता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल खेती का बोल, इसलिए तीसरा जो है गलत है। चौथा स्टेटमेंट है दोस्तों, बोल रहा है द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर्ड टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन। बोल रहा है कृषि की पारंपरिक पद्धति की तुलना में इसमें अंतर रासायन की गुंजाइश है। देखिए इंटरक्रॉपिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे इंटरक्रॉपिंग में हम लोग एक फसल लगाते हैं, फिर उसके बगल में दूसरा फसल लगाते हैं, फिर उसके बगल में एक फसल लगाते हैं, फिर उसके बगल में दूसरा। तो इस तरह से हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे गन्ना लगा दिए, ठीक है, तो यहीं पे चावल बगल में लगा देंगे, फिर गन्ना, फिर चावल, फिर गन्ना, फिर कर चावल। तो ये पॉसिबल है हमारा कन्वेंशनल सस्टेनेबल शुगर के इनिशिएटिव में, क्योंकि इसमें हम लोग रॉ मटेरियल का प्रयोग कम करते हैं। तो हम कम ज़मीन में जो है ज़्यादा शुगर केन लगा लेंगे। तो पहले जो पूरा खेत में हम लोग लगाते थे, अब उसको मैनेज करके हम लोग अल्टरनेट में लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और बीच बीच में कोई और क्रॉप लगाएंगे। तो ओवरऑल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा ही होगा कन्वेंशनल के कंपेयर में, पारंपरिक पद्धति की तुलना में। इसलिए यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग करना जो है आसान है। ठीक है, तो ये हमारा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा 1 2 3 ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 2 4, क्योंकि तीसरा गलत है। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हमें समझ समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत लोग होगा जो देखेगा करे सस्टेनेबल शुगर की इनिशिएटिव है, नहीं पढ़े हैं तो नहीं बनाएंगे। नहीं, पूरा पढ़िए, क्या पता ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाए। यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, लेकिन जब आप ऑप्शंस को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये सही है, ये गलत है। इस तरह से आइडिया लग जाएगा और क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो छोड़ने से अच्छा है ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लग रहा है, लॉजिक लगा रहा है, वैसे क्वेश्चन को करना चाहिए। तो 1 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। बोल रहा है इफ़ ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज ब्राउट अंडर द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, व्हाट डज इट इम्प्लाई। बोल रहा यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर लाया जाता है तो इसके क्या अभिप्राय है। दोस्तों मैंने रामसर कन्वेंशन के बारे में आपको बताया था कि रामसर कन्वेंशन के तहत हम लोग वेटलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, जो आर्द्रभूमि है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में आया था। जो रामसर है दोस्तों वो ईरान में एक जगह है। ठीक है, तो रामसर को रामसर इंटरनेशनल जो है मान्यता देता है, तो वैसे वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, और उन वेटलैंड में जो वेटलैंड बहुत खतरा, जिसको बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है या जिसमें बहुत मानव हस्तक्षेप हो गया है, तो वैसे वेटलैंड को बचाने के लिए उसको हम लोग मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं, ताकि उस पर ज़्यादा ध्यान जो है सरकार दे। तो ऐसा वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला जो रामसर कन्वेंशन के अंदर में है और जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मानव हस्तक्षेप के कारण चेंज हो गया है, तो उसको बचाना ज़रूरी है। तो इसीलिए कुछ रामसर साइट्स को, वेटलैंड्स को, ठीक है, वेटलैंड रामसर साइट्स ही बोलते हैं उसको, वेटलैंड को, तो वैसे वेटलैंड को हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में ऐसे अगर किसी को रखते हैं वेटलैंड को, तो इसका ये मतलब पता चलता है कि चेंजेज इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकॉर्ड आर ऑकरिंग और आर लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। मतलब मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या यथासंभव संभावित है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया इतना। अभी देखिए भारत में 2 रामसर साइट्स है जिसको हम लोग मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखे हैं। तो 2 जगह कौन कौन सा है, एक तो आपका है मणिपुर वाला लोकटक लेक, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको डांसिंग डियर, संघाई डियर के बारे में पढ़ाया था इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जिसमें बोला था कि जो डांसिंग डियर है, संघाई डियर है, वो लोकटक लेक में ही मात्र पाया जाता है, और डांसिंग डियर जो है वो इंडेंजर्ड है IUCN में। और दूसरा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो वेटलैंड्स है वो है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, जो आपका राजस्थान में है, जहाँ पे बहुत सारा प्रवासी पक्षी, माइग्रेंट बर्ड्स आती है। ठीक है, इसके अलावा पहले चिल्का भी था। चिल्का जो है एक लगून है, चिलिका, उड़ीसा में,
चिल्का या चिलिका बोलते हैं। पहले ये भी था लेकिन अब ये नहीं है, क्योंकि अब चिलिका थोड़ा अच्छा अपना कंडीशन सुधार लिया है, उसमें मानव हस्तक्षेप अब उतना नहीं होता है। लेकिन मणिपुर जो लेक है ये सिकुड़ते जा रहा है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल दिए थे। और केवलादेव नेशनल पार्क जो हमारा राजस्थान में, उसको भी डाला गया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, तो 2 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। बाकी क्यों गलत है कि देखिए बोल रहा है कि स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलेगा। तो आपको पता है कि रामसर साइट का विश्व विरासत स्थल से कोई मतलब नहीं है। जो हमारा यूनेस्को है दोस्तों वो घोषित करता है किसी भी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे रामसर का कोई रोल नहीं है। रामसर में जो है, याद रखिएगा, ये अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो है गवर्नमेंट जनरली इसका मेंबर होता है, इसके अलावा और भी एनजीओ होंगे, लेकिन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1971 में रामसर कन्वेंशन आया था। ईरान जो है, रामसर जो है ईरान में एक जगह है। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम अब 3 देखते हैं। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन बनाया गया है वो अंडमान निकोबार के बारे में है, सुमात्रा के बारे में, लक्षद्वीप और जावा। मैंने आपको बोला कि हर साल यूपीएससी 30-32 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप 2011 और 30 का करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 30-32 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका रिपीट करेगा, या तो ऑप्शन या तो कुछ और। ठीक है, तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे आपका एक क्वेश्चन रिपीट किया है। देखिए दोस्तों, तो जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, अंडमान और निकोबार, इसका आंसर तो यही है। लेकिन उस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शंस था वो क्या था, अंडमान निकोबार, निकोबार सुमात्रा, सुमात्रा जावा, ये था। तो अगर आप 2014 के क्वेश्चंस को बढ़िया से अगर पढ़ते हैं और देखते हैं कि यार अंडमान कहाँ पे है, कौन कौन सा आइलैंड है, निकोबार कौन सा आइलैंड है, सुमात्रा कहाँ पे है, जावा कहाँ पे है, लक्षद्वीप कहाँ पे है, मालदीव्स कहाँ पे, तो उसी को तो बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मतलब ये थोड़ी है कि खाली हम यही जाने कि 10 डिग्री चैनल क्या है, बाकी जो भी ऑप्शन में है उसको भी देखेंगे। तो अगर आपने पढ़ते कि जावा और सुमात्रा कहाँ कहाँ पे है और अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो आपसे एक क्वेश्चन आया था 2017 प्रीलिम्स में, उसको देखिए। देखिए ये 2017 जो है प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक है, इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, ठीक है, कितना देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98, तो देखिए ये क्वेश्चन ये रहा कि निकोबार में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, तो 98 का हिंदी में इंग्लिश में देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। तो निकोबार से पूछा, देखिए ऑप्शन में जावा भी है, सुमात्रा भी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, सुमात्रा। क्यों, क्योंकि ग्रेट निकोबार के नज़दीक है सुमात्रा। तो अगर आप 2013 का प्रीलिम्स का पेपर, 14 का प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करते तो आपको ये भी साथ में पता चल जाता कि जावा कहाँ है, सुमात्रा कहाँ है, 10 डिग्री चैनल क्या है, लक्षद्वीप कहाँ है, मालदीव्स कहाँ है, ये सारा चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, तो आप देखिए 2014 का जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडमान और जो निकोबार है, ठीक है, वो कहाँ पे है और उसमें कौन कौन से आइलैंड्स हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा अंडमान और निकोबार है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले ऊपर में कोको चैनल है, दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा अंडमान निकोबार का आइलैंड्स है। ठीक, तो अगर आप देखेंगे कि हमारा नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ये आपका मिडिल अंडमान है और ये आपका साउथ अंडमान है। ठीक, उसके बाद लिटिल अंडमान है, फिर कार निकोबार है, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिटिल निकोबार है और फिर लास्ट में ग्रेट निकोबार है। तो ये हमारा अंडमान निकोबार का आइलैंड है। देखेंगे अगर तो नॉर्थ अंडमान के सबसे ऊपर में कोको चैनल है और उसके ऊपर में लैंडफॉल आइलैंड है। फिर देखिए इंटरव्यू आइलैंड भी है नॉर्थ अंडमान में और साउंड आइलैंड है। ठीक, उसके बाद जैसे जैसे आएंगे नीचे स्मिथ आइलैंड है। ठीक है, फिर इसके बगल में हेनरी लॉरेंस आइलैंड है, आउटरैम आइलैंड है। एक बार यूपीएससी ने बैरन आइलैंड से क्वेश्चन पूछा है,
तो बैरल आइलैंड जो है वो मिडिल अंडमान से सीधा में है पानी में, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, ठीक है, और जॉन लॉरेंस आइलैंड है। फिर अगर हम बात करें तरमुगली आइलैंड, कहाँ पे है? साउथ अंडमान में। अगर पूछेगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है, तो साउथ अंडमान में। फिर नीचे है रटलैंड आइलैंड, यहाँ पे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ठीक है। फिर देखिए डंकन पैसेज पूछ सकता है कहाँ पे है, तो डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान सी है, अंडमान सागर। फिर देखिए लिटिल अंडमान और निकोबार आइलैंड, कार निकोबार आइलैंड के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर नीचे नीचे आएंगे तो यहाँ पे कार निकोबार है, फिर आगे आएंगे तो लिटिल निकोबार आएगा, लिटिल निकोबार, और सबसे नीचे यहाँ पे आपका आएगा ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से अंडमान निकोबार जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, तब जाके आप अंडमान निकोबार के बारे में जानेंगे। फिर जैसे ही आप निकोबार के बारे में पढ़ेंगे तो अब देखिए, तो देखिए ये हमारा कार निकोबार था, ठीक है। फिर नीचे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे पूछ है संब्रियो चैनल, पूछ सकता है संब्रियो चैनल कहाँ पे है, तो लिटिल निकोबार और कार निकोबार के बगल में बीच में है। उसके बाद ग्रेट निकोबार है और लास्ट में इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो ये हो गया अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। अब देखिए आपको यहीं पे पता है कि अंडमान है, मतलब ग्रेट निकोबार है यहीं पे है ना, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि ग्रेट निकोबार से बगल में क्या है, तो यहाँ पे हमारा ग्रेट निकोबार है। उससे सबसे नज़दीक में क्या है, सुमात्रा है। तो आपका आंसर मिल गया। अगर 2014 के प्रीलिम्स को पेपर एनालिसिस अगर इस तरह से करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो देखिए ये है सुमात्रा, ये है बोर्नियो आइलैंड, ठीक है। देखिए जावा जो है दोस्तों वो आपका ये है जावा। तो ये सुमात्रा, ये जावा, ये कालीमतान है, ठीक है। अब देखिए सुमात्रा और जावा, ठीक है, कहाँ है देख लिए, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, मलक्का की जलडमरू। तो ये सुमात्रा और मलेशिया के बीच में स्थित है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो अंडमान सी को जोड़ती है साउथ चाइना सी से, या हम बोल सकते हैं अंडमान सी को जावा सी से जोड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद ये बंडा सी है, देख लीजिएगा। अराफुरा सी ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है, ठीक है। ये तिमूर सी है जो तिमूर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको पता होना चाहिए। ये सेल्वेस सी है जो आपका बोर्नियो है और जो फिलीपींस है उसके बीच में है, ठीक है। तो ये आपका पता होना चाहिए इतना, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया निकोबार। अगर हम बात करें लक्षद्वीप का, ठीक है, तो लक्षद्वीप देखिए ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इसको हम फ्रेश करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। तो अब देखिए लक्षद्वीप जो है अंडमान सी में है। यहाँ पे चरबोनियानी रिफ है, बायरा बायरमगोर रिफ है, चेतलत आइलैंड है, किल्टन आइलैंड है, एमिनिदीवी आइलैंड है, कदमत आइलैंड, एमिनी आइलैंड, कवराती है, लक्षद्वीप की राजधानी सुहेली रिफ है, और काल्पेनी रिफ है, काल्पेनी आइलैंड, ठीक है। और एंड्रोट आइलैंड यहीं पे है। इसका क्लियर फोटो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड। समझ गए दोस्तों। तो ये हमारा देखिए काल्पेनी आइलैंड है, फिर 9 डिग्री चैनल है जो हमारा मेन लक्षद्वीप आइलैंड, और मिनिकॉय आइलैंड जो लक्षद्वीप का पार्ट है उसके बीच में है 9 डिग्री चैनल, और 8 डिग्री जो चैनल है आप देख रहे हैं वो आपका लक्षद्वीप, और नीचे है मालदीव्स। तो ये ऊपर है लक्षद्वीप, नीचे है मालदीव्स, उसके बीच में हमारा 8 डिग्री चैनल है। तो इस तरह से जावा सुमात्रा के बारे में मैंने बता दिया, अंडमान निकोबार के बारे में बता दिया, लक्षद्वीप के बारे में बता दिया। तो ये सारा चीज़ आपको फोकस करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसलिए अच्छे से सॉल्व किया जाता है। ये नहीं किसी हवा हवा में करेंगे तो आंसर जो फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, इसीलिए मैं ये सीरीज आप लोग के लिए लेके आया जिसमें हम लोग 2011 से 23 तक के क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अब तो ये क्वेश्चन आपके लिए हल हुआ है एकदम। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में जो है वो 8 डिग्री चैनल है,
ठीक है। सुमात्रा और जावा के बीच में क्या है बताइए? सुंडा स्ट्रेट है। सुंडा जो जलडमरू है, सुंडा स्ट्रेट, वो जावा और सुमात्रा के बीच में है। ठीक है, समझ गए। उसके अलावा निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, तो सब चीज़ याद रखिएगा। ग्रैंड चैनल, निकोबार, सुमात्रा, सुमात्रा जावा के बीच में सुंडा स्ट्रेट या सुंजा जलडमरू, मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में हमारा 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और मेन लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया अंडमान निकोबार के बारे में, जावा सुमात्रा के बारे में, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, मालदीव्स के बारे में, वो सारा पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो साथ साथ आप नोट्स भी करते जाइए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हमारा प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है, कार्यक्रम या परियोजना, और दूसरी तरफ किस मंत्रालय से संबंधित है, मिनिस्ट्री, वो दिया हुआ है। अब पहला है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ये बोल रहा है कृषि मंत्रालय। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, तो याद रखिए, चाहे वो ड्राउट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आए, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आए, या नेशनल वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम आए, तीनों जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर में है। ठीक है, लेकिन पहला इसमें लिखा है कृषि मंत्रालय, ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है तीसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ये तो कोई भी बता देगा, जो यूट्यूब में जो भी डिस्कशन हो रहा है PYQ। जीरो IS इसमें कैसे डिफरेंस है, तो इस तरह से डिफरेंस है। सबसे पहले ड्राउट, ठीक है, ड्राउट जो होता है जनरली दोस्तों वो कहाँ पे आता है, गांव में, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। उसी तरह डेजर्ट जो होता है वो भी जनरली आपको गाँव में दिखेगा ज़्यादा, तो वो भी इसमें आता है। और पानी की दिक्कत ज़्यादा कहाँ होती है, कहाँ ज़रूरी है कि वर्षा के जल को संग्रहण करें, क्योंकि शहर में तो कर नहीं पाएंगे, बिल्डिंग उतना नहीं होता है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट जो हम लोग करते हैं, वाटर सेट का मतलब ये होता है कि हम लोग पानी को स्टोर करते हैं और इस स्टोर एरिया से पूरे आसपास के एरिया का डेवलपमेंट करते हैं। वृक्षारोपण करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज करेंगे, घूमने के लिए यूज करेंगे, ये करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं वाटर शेड। जहाँ पे पूरे एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं, उस पूरे एरिया को वाटर शेड बोला जाता है, जल संभर बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ठीक है, ये है तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लेकिन इसके अंदर 3 मंत्रालय है, इसके अंदर 3 प्रोग्राम है और एक एक प्रोग्राम 3 मंत्रालय देखता है, एक एक मंत्रालय। पहला है एक्सीलरेटेड इरिगेशन, यहाँ पे जल्दी से हम लोग इरिगेशन करेंगे, सिंचाई प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा है नेशनल वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाटर शेड को मैनेज करेंगे। और अगला है ऑन फार्म इरिगेशन, तो एक तो है कि बड़ा बड़ा डैम बनाओ, वो है एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम। ऑन फार्म इरिगेशन मतलब खेतों में छोटा छोटा नलकूप लगा के और ये सारा चीज़ लगे फार्मिंग करेंगे, मतलब खेत वाला में पानी पटाएंगे। यह है बड़ा बड़ा डैम वैम बनाना और प्रोजेक्ट बनाना। और इसमें है कि वाटर सेट बनाना। तो 3 चीज़ है और 3 मंत्रालय है। जैसे तो जो पहला प्रोग्राम है वो उसका नाम है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग, मतलब डैम बनाना और वो सारा चीज़, मतलब वाटर का प्रोजेक्ट लगा के इरिगेशन देना। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में, जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके अंदर में आता है। अगला है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है। और एक है ऑन फार्म इरिगेशन मैनेजमेंट, मतलब ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है। तो आप देख रहे हैं 3 मंत्रालय इसमें शामिल है, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय, और 3 काम है और तीनों काम को मर्ज करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर शेड वाला कौन देखता है बताइए, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल ग्रामीण विकास। बाकी डेजर्ट वाला और ड्राउट वाला दोनों भी ग्रामीण विकास ही देखता है।
तो इस तरह से मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको पता है, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये सारा चीज़ में शामिल किया गया है, जिसमें हम लोग माइक्रो इरिगेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो कि ज़्यादा कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं अब। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हिंदी में आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बोल रहा है BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है इट इज एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बोल रहा है पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये बोल रहा है कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। फिर बोल रहा है इट रिकॉग्नाइजेज एंड कंडक्ट्स नेचुरल ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर द जनरल पब्लिक। ये बोल रहा है कि आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्रा और शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। देखिए इसमें बोल रहा है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट करता है। अवेयरनेस अगर जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब शिविर लगाएगा तभी तो होगा। शिविर विविर मतलब ये दोनों कथन एक दूसरे को समर्थन दे रहा है, तो मतलब 2 और 3 तो होगा। अब हम देखेंगे कि एक होगा क्या। तो देखिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है दोस्तों, ये बहुत पहले बनाया गया था, ठीक है। ये एक तरह का NGO है। क्या है? NGO, जो इन्वायरमेंट को बचाने का, खासकर जो पक्षी है उसको बचाने के लिए आगे आता है, नेचर को बचाने का आगे आता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगा, तो मुंबई में होगा, ठीक है। ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1883 में बना था। कब बना था? 1883 में। कुछ फेमस पर्सनालिटी है जो इंडिया से इससे संबंधित है। एक है डॉक्टर सलीम अली, इनके बारे में सब सुनते हैं, पक्षी प्रेमी थे, ठीक है, पक्षी विशेषज्ञ थे। और एस डिलन रिप्ले, ये भारत के कुछ पर्सनालिटी थे जो इस संस्था से संबंधित है, ठीक है। इसका जो पहला सेक्रेटरी थे दोस्तों, ठीक है, इनके BNHS का पहला सेक्रेटरी जो था उनका नाम था एटकिन। क्या नाम था? EHEITKEN। ये पहले सेक्रेटरी थे BNHS का, ठीक है। ये जो संस्था है, ठीक है, कुछ और भी काम करती है, जैसे नेशनल ड्रैगन फ्लाई एक फेस्टिवल होता है। ड्रैगन फ्लाई मतलब टिड्डा। नेशनल ड्रैगन फ्लाई जो फेस्टिवल होता है उसको ऑर्गेनाइज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मदद से, WWF की मदद से ये ऑर्गेनाइज करती है इंडिया में ये वाला प्रोग्राम, नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ठीक है। इसके अलावा जो BNHS है वो भारत में एशियन वाटर बर्ड सेंसस भी करती है। जो पक्षी पानी में रहता है, ठीक है, पानी पे डिपेंड होता है, उसको वाटर बर्ड बोलते हैं, तो उसका सेंसस भी करवाती है ये BNHS, ठीक है, करवाती है। और उसके लिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है दोस्तों एक इंटरनेशनल NGO है, NGO, ठीक है, उसको मदद भी करता है सेंसस को करवाने में। मतलब जो BNHS है, ठीक है, BNHS जो है वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का पार्टनर भी है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना दोस्तों, वो भी एक क्या है, वो भी एक NGO है। और BNHS भी क्या है, एक NGO है। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जो भी संस्था है, ठीक है, जो भी संस्था है अगर उसके एंड में, अंत में अगर इंटरनेशनल लिखा हुआ है, चाहे वो वेटलैंड इंटरनेशनल हो या बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो या कोई भी संस्था हो जिसके अंत में इंटरनेशनल वर्ड है, वो एक NGO होता है। तो ठीक है, तो अगर मान ली फ्यूचर में पूछ दे कि वेटलैंड इंटरनेशनल एक सरकारी संस्था है तो गलत होगा, क्योंकि NGO है, क्योंकि लास्ट में इंटरनेशनल है। उसी तरह बर्ड लाइफ इंटरनेशनल बोल दे सरकारी है, सरकारी नहीं है, NGO है, गैर सरकारी है, क्योंकि लास्ट में आई है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो ये पता है आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है BNHS, बल्कि एक NGO है,
ठीक है, बाकी दूसरा और तीसरा सही होगा। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, कब बना था, कौन पर्सनैलिटी इससे संबंधित था, पहला इसका सेक्रेटरी कौन था, किस तरह से ये एशियन बर्ड सेंसस और फिर सारा जो है नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल करता है, वेटलैंड इंटरनेशनल का किस तरह से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का वो पार्टनर है, वो सारा पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, तो कौन सा सही है दोस्तों, तो बताइए। तो पहला तो गलत है, तो 2 और 3 हमारा सही है। अब यूपीएससी क्या कर रहा है, ये ऐसे ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन दे रहा है वो सिर्फ, मान लो बोलेगा कि सिर्फ 2 पेयर सही है, सिर्फ 1 पेयर सही है, मतलब कितने कथन सही है वो पूछ रहा है। तो इसमें कितने कथन सही है, 2 कथन, दूसरा और तीसरा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2 पेयर। तो इस तरह से हो रहा है। अभी इस तरह से ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है 1 और 3, 2, 2, 3, अब कर रहा है कि सिर्फ कितना कथन सही है वो। तो थोड़ा सा अब क्या हुआ है, क्वेश्चन टफ इस सेंस में हुआ है कि ऑप्शन उसका टफ किया है, बाकी कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, तो 5वां हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा विथ रेफरेंस टू द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी दोस्तों बनाया गया था 1991 में। कब बनाया गया था, 91 में, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर में आता है। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इन्वायरमेंट से जो भी फंडिंग होता है उसको हेल्प करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो 1991 में बनाया गया था, लेकिन रियो अर्थ समिट जो हुआ था 1992 में, रियो अर्थ समिट, उसके बाद इसको जो है औपचारिक रूप से घोषणा इसका कर दिया गया। ठीक, समझ में आया। इसका जो हेड क्वार्टर है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का, वो है वाशिंगटन। कहाँ पे है दोस्तों, वाशिंगटन। वाशिंगटन कहाँ पे है, अमेरिका में है। कहाँ पे है, यूएसए में, अमेरिका में। ठीक है, इसमें तकरीबन 10 एजेंसी जो है मिल के इसमें पैसा डालती है, ऑपरेट करती है, पैसा डालती है। जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सारा बैंक जो है, इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सारा बहुत सारा एजेंसी जो है इसको ऑपरेट करती है। तकरीबन 10 एजेंसी के आसपास इसको ऑपरेट करती है। ठीक है, इसमें ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी में 185 से ऊपर देश, सिविल सोसाइटी, NGO सब इसमें आते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। ये एक तरह का इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फंड है जो बहुत सारा चीज़ के लिए पैसा देता है। जैसे आपको पता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके लिए पैसा देता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके लिए पैसा देता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के लिए पैसा देता है। फिर मीनामाटा कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, मीनामाटा कन्वेंशन जो मरकरी के लिए है, उसके लिए पैसा देता है। फिर मैंने आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ाया था इन्वायरमेंट में, जब पढ़ाए थे आपको, तो जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरे इन्वायरमेंट का। तो स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है, जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसके लिए है, तो उसके लिए ये पैसा देता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, उसको तो डायरेक्ट रूप से पैसा ये नहीं देता है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली रूप से मदद करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। डायरेक्टली लिंक नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट रूप से पैसा जो है देता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। इसके अलावा हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, ठीक है, इसके द्वारा कुछ फंड जो है ऑपरेट करता है। मतलब ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है वो कुछ फंड को मैनेज करता है। जैसे स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, ठीक है, ये फंड को मैनेज कौन करता है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। इसके अलावा एक और फंड है LDC फंड, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ऐसा फंड जिससे लिस्ट डेवलप कंट्री को इन्वायरमेंट से डील करने के लिए मदद किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं LDC फंड। तो ये भी जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा मैनेज किया जाता है। समझ में आया। तो ये सारा चीज़ जो है आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से रिलेटेड है। समझ में आया। तो ये तो आप पढ़िए, आप स्टेटमेंट आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। बोल रहा है इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यही है, इसके और इसके लिए पैसा देता है, तो सही बात है। और भी बाकी चीज़ के लिए देता है। फिर बोल रहा है इट अंडरटेक्स साइंटिफिक रिसर्च ऑन इन्वायरमेंटल इशूज एट ग्लोबल लेवल। देखिए हमारा जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है,
ये रिसर्च खुद नहीं करता है। ये हाँ रिसर्च के लिए पैसा ज़रूर देता है रिसर्च करवाने के लिए, लेकिन खुद से कोई ये रिसर्च नहीं देता, और ये वर्ल्ड बैंक के अंदर में है, ठीक है। और बहुत सारा संस्था जो है इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10 संस्था के आसपास इसको लिंक है। 1992 में रियो और समिट में बना था, वाशिंगटन डीसी इसका हेड क्वार्टर है। उसके अलावा ये सारे फंड को ये पैसा देता है। 2 फंड इसके अंदर होता है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और LDC फंड। क्लियर। तो हमारा दूसरा गलत होगा क्योंकि ये खुद जो है रिसर्च नहीं करता है। क्या ये एजेंसी OECD के अंडर में है? नहीं, OECD के अंडर में नहीं है। किसके अंडर में है? ये है वर्ल्ड बैंक के अंडर में। ठीक, समझ गए? तो ये भी गलत है और ये तो गलत है ही, क्योंकि ए और बी दोनों सही नहीं है। आंसर जो सही है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द टेक्नोलॉजी फॉर सोलर पावर जनरेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, मतलब सोलर पावर से हमें क्वेश्चन पूछा है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। साइंस एंड टेक में एक टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसको बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी से ये क्वेश्चन बना हुआ है, सोलर एनर्जी के संदर्भ में, सोलर शक्ति के। बोल रहा है फोटोवोल्टेइक सेल इज ए टेक्नोलॉजी that generates electricity by direct conversion of light into electricity, while solar thermal is a technology that utilizes the sun rays to generate heat which is further used in the electricity generation process। अगर आपको नहीं भी पता है फिर भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। बोल रहा है प्रकाश वोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, और सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है सौर तापीय प्रक्रिया के बारे में, उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। देखिए, सोलर जो एनर्जी है, सूर्य का जो प्रकाश है दोस्तों, ठीक है, ये अगर किसी भी सेल में चलता है जिसको हम लोग सोलर सेल बोलते हैं या फोटोवोल्टेइक सेल्स बोलते हैं। सेल मतलब एक तरह का बैटरी होता है। तो फोटोवोल्टेइक सेल में सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो है दोस्तों बना होता है लाइन लाइन टाइप का। तो जब सूर्य का प्रकाश गिरता है सोलर सेल में, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन मूव करने के कारण, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हुआ तो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी गया तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, और इलेक्ट्रॉन के जब मूवमेंट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, और किसका ये फोटोवोल्टेइक सेल है जिसको हम लोग सोलर सेल बोलते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फोटोवोल्टेइक सेल में जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है दोस्तों वो मिलता है DC, डायरेक्ट करंट मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर में किसी के सोलर सेल लगा होता है छत में, ये धूप से चार्ज होता है और ये जाके बैटरी में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद DC में वो स्टोर होता है। लेकिन घर में जितना भी लाइट है वो तो AC में होता है, तो DC से तो चलेगा नहीं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इन्वर्टर। तो इन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो हमारा DC या डायरेक्ट करंट है उसको AC अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में चेंज कर देता है कौन? इन्वर्टर। तो जो सोलर सेल में बिजली निकल रहा है वो होता है DC, जिसको हम लोग बैटरी में स्टोर करते हैं। और याद रखिएगा, बैटरी में जब भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होगा, बैटरी जब भी चार्ज होगा तो वो डायरेक्ट करंट होता है DC। इसीलिए मान लीजिए आपके घर में लाइट है, ठीक है, तो लाइट से आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, तो घर में तो AC जा रहा है, बाहर से ट्रांसफार्मर से अगर आ रहा है आपके घर में तो क्या जा रहा है? AC। तो AC बैटरी में नहीं जाता है, इसके पहले लगा होता है इन्वर्टर। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है? AC को कन्वर्ट करता है DC में। तो DC से बैटरी आपका चार्ज होता है, फिर जब लाइट नहीं रहता है तब ये DC फिर इन्वर्टर में जाता है, ठीक है, और कन्वर्ट हो जाता है AC में, और फिर यही वाला AC से आपका घर में बिजली चल जाता है। तो याद रखिएगा, बैटरी जब भी चार्ज होता है तो वो डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है। इसके लिए हमें AC को DC में कन्वर्ट करना होता है। फिर जब बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे तो वो फिर इन्वर्टर से जाके फिर उसको AC में कन्वर्ट करेगा। जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आप इसको जब चार्ज करते हैं तो मोबाइल का चार्जर में इन्वर्टर लगा होता है। आपके प्लग से जो जा रहा है चार्जर में लाइट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, वो जा रहा है AC। लेकिन जैसे ही चार्जर में वो गया वो कन्वर्ट हो गया DC, और ये DC फिर आपका फ़ोन का बैटरी चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी बैटरी कुछ चार्ज हो रहा है
तो वो हमेशा डीसी से होगा, और बैटरी कोई भी करंट अगर देगा तो वो डीसी देगा। फिर उसको हम लोग इन्वर्टर लगा के चेंज करते हैं। तो हमारे चार्जर में भी इन्वर्टर लगा होता है जो एसी को डीसी में चेंज करता है। जहाँ भी बैटरी है तो याद रखिएगा वो डीसी से चार्ज होगा और वो डीसी उत्पादन करेगा। हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए या एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो फोटोवोल्टेइक सेल आप समझ में आ गया कि सूर्य का प्रकाश पड़ा सोलर सेल पे, वो उसका इलेक्ट्रॉन मूव किया, वहाँ से डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ, वो डायरेक्ट करंट से बैटरी चार्ज होगा, फिर उसको हम लोग एसी में कन्वर्ट करेंगे इन्वर्टर के द्वारा, फिर यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। समझ में आया। सोलर जो सेल होता है उससे डायरेक्ट आप बल्ब भी जला सकते हैं डीसी से डायरेक्ट। जैसे सोलर सेल है, ये बैटरी में गया और बैटरी स्टोर होकर आप डायरेक्ट बल्ब जलाइए, ठीक है। नहीं तो अगर घर का पूरा लाइट जलाना है एसी वाला तो उसको इन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको हम लोग फोटोवोल्टेइक सेल बोलते हैं। एक होता है दोस्तों सोलर थर्मल एनर्जी, जहाँ इसके बारे में लिखा है सोलर थर्मल। तो सोलर थर्मल का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि ये नाम से पता चल रहा है कि सूर्य है और इसका ताप है, सूर्य का जो भी एनर्जी है, यहाँ पे अगर हम पानी रखेंगे तो क्या होगा, पानी गर्म करेगा। तो पानी गर्म करेगा तो भाप के रूप में उड़ेगा उड़ेगा। तो हम लोग पाइप निकाल के भाप को निकाल लेंगे और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे एक टरबाइन। क्या लगा देंगे दोस्तों, टरबाइन। तो टरबाइन जब घूमेगा तो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टरबाइन घूमेगा ना दोस्तों, तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बिजली चलेगा, बिजली प्रोड्यूस होगा, ठीक है, टरबाइन घूमने से। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। यहाँ पे अगर हम डायनेमो लगा देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सोलर थर्मल एनर्जी है वो क्या होता है, उसके द्वारा हम पानी को गर्म करके भाप बनाते हैं, उस भाप से हम टरबाइन चलाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे अगर हम डायनेमो लगा देते हैं तो जो टरबाइन गोल 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 जल्दी जल्दी घूम रहा है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो होता है अल्टरनेट करंट, एसी होता है। समझ में आया। तो सोलर एनर्जी जो थर्मल वाला होता है जिसे पानी गर्म करके आप कर रहे हो वो अल्टरनेट करंट होगा। और जहाँ भी बैटरी लिख दिया है, फोटोवोल्टेइक सेल क्या होता है, सेल से बैटरी चार्ज होगा, मतलब एक तरह का, तो वो डीसी है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और डायनेमो क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे आपको बचपन में अगर साइकिल चलाए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारा चक्का है तो यहाँ पे एक पहले लगा होता था डायनेमो और इससे कनेक्ट होता था बल्ब। तो जितना आपका चक्का तेज़ चलेगा, डायनेमो क्या करता था, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और यहाँ पे आपका बल्ब जो होता था वो जलता था। तो जितना तेज़ी से पैडल लगाएंगे उतना लाइट बल्ब से निकलता था। ये पहले होता था। अगर वो कोई पहले चलाया होगा साइकिल बल्ब वाला, टॉर्च वाला, तो उसको याद होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा जो है दोस्तों वो जो है सही है। अगला बोल रहा है कि फोटोवोल्टेइक सेल जनरेट्स एसी वाइल सोलर थर्मल जनरेट डीसी। तो ये गलत है, मैंने बता दिया। सोलर सेल जनरेट करता है डीसी, ठीक है, और जो सोलर थर्मल है वो एसी जनरेट करता है। तो ये हमारा गलत होगा। अगला बोल रहा है इंडिया हैज मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर सोलर थर्मल एनर्जी नॉट फॉर फोटोवोल्टेइक से। बोला भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माण आधार है लेकिन प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। बताइए ऐसा होगा क्या कि इंडिया सोलर सेल कुछ बनाता ही नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, ऐसा तो नहीं होगा। सोलर थर्मल भी हम लोग बनाते हैं और सोलर सेल भी बनाते हैं, और इंडिया सरकार प्रमोट भी कर रही है सोलर एनर्जी पे, ठीक है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी है और पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता है, ठीक है। इसीलिए भारत में सोलर थर्मल एनर्जी के लिए भी विनिर्माण आधार है, मैन्युफैक्चरिंग बेस है, और फोटोवोल्टेइक सेल के लिए भी है। लेकिन यहाँ बोल रहा फोटोवोल्टेइक सेल के लिए नहीं है। तो कौन सा सही है दोस्तों, करेक्ट कौन सा है, वो है हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए। समझ में आ गया आपको दोनों। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको ये सब बताया, डायनेमो, टरबाइन और इन्वर्टर का क्या रोल है, तो वो सब थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु बोल रहा है उपर्युक्त में से किनको भारत सरकार ने श्रेणी मतलब क्लासिकल लैंग्वेज में रखा है। मतलब क्लासिकल लैंग्वेज में कौन है वो पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं दोस्तों तो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं, तो भारत में जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है टोटल 6। कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज था वो था तमिल। तो जो तमिल था दोस्तों वो क्लासिकल लैंग्वेज बना है 2004 में। फिर बना है संस्कृत,
ठीक है। संस्कृत जो क्लासिकल लैंग्वेज बना है वो बना है 2005 में। फिर बना है तमिलनाडु के ऊपर, इधर क्या है कर्नाटक, तो कर्नाटक जो बना है, कन्नड़ जो बना है, कन्नड़, ठीक है, ये बना है 2008 में कन्नड़, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक इधर क्या है तेलुगु, तो जो तेलुगु बना है वो बना है 2008 में तेलुगु, ठीक है। उसके बाद तमिल के बगल में क्या है मलयालम केरल, तो मलयालम जो बना है क्लासिकल लैंग्वेज वो बना है 2013 में। और लास्ट में जो बना है वो बना है उड़िया, ठीक है। तो उड़िया कहाँ है आंध्र प्रदेश के ऊपर, ठीक है, तो वो बना है 2014 में। तो ये टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में है, सबसे पहले तमिल और सबसे नया वाला उड़िया। तो तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया यही क्लासिकल लैंग्वेज है। और क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कौन करता है, तो हमारा जो संस्कृति मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, वो डिक्लेयर करता है कोई भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज। इंडिया में कितने हैं 6 हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत कीजिए, 8वीं अनुसूची में 12th जो हमारा 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, उसमें टोटल 22 जो है वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, अनुसूची भाषाएं हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेज, ठीक है। तो और क्लासिकल लैंग्वेज अलग होता है, ठीक है। जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कितना है दोस्तों 6। तो जितना भी क्लासिकल लैंग्वेज है हमारा सब जो है शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। 22 में से 6 भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज को भारत सरकार ने डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो क्लासिकल लैंग्वेज उसका होता है जिसका लिटरेचर कम से कम 1500 से 2000 साल पुराना हो, उसका मतलब जो है साहित्य। इसके अलावा उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा चेंज हो चलेगा, ठीक है। प्लस जो उसको बोल रहे हैं वो लोग उसका सम्मान करें, ठीक है, तभी जाके कोई भाषा को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है डिक्लेयर करता है क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, श्रेण्य क्लासिकी भाषाओं के रूप में, ठीक है। तो बताइए गुजराती था क्या, नहीं था। कन्नड़ है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तेलुगु है, तो 2 और 3 होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा उड़िया है, संस्कृत है, तमिल है, ठीक है, और आपका उड़िया है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है ना, और मलयालम है। ये थोड़ा याद रखेंगे। जनरली आप देखेंगे साउथ इंडिया से 4 है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, और तमिल, ठीक है। ईस्ट इंडिया से 1 है उड़िया, और संस्कृत तो आपको पता है कि जनरली मतलब वैदिक भाषा है, ठीक। तो 8वां का आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसमें देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पे हमें विचार करना है। एक तरफ है दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम, सरमती पीक नागालैंड, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि क्या सही से मिलाया हुआ है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो दम्पा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये मिजोरम में है। मिजोरम में एक पहाड़ी है जिसका नाम है लुसाई। क्या नाम है, लुसाई। तो लुसाई जो हिल्स है, ठीक है, लुसाई जो हिल्स है वहाँ पे हमारा दम्पा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाएंगे, ठीक है, तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाएंगे तो ये हमारा त्रिपुरा होगा, उसके बगल में मिजोरम होगा, फिर यहाँ पे नागालैंड होगा, फिर मणिपुर होगा, है ना, फिर ऊपर में अरुणाचल प्रदेश होगा, ये असम होगा, और यहीं पे मेघालय। इस टाइप से कुछ है कि नहीं है। तो ये हमारा मिजोरम है, मिजोरम। तो मिजोरम और त्रिपुरा का जो बाउंड्री है, ठीक है, वहाँ पे मतलब जनरली मिजोरम में ही बोला जाता है, यहाँ पे एक पहाड़ी है उसका नाम है लुसाई। तो लुसाई हिल के पास ही हमारा दम्पा टाइगर रिजर्व है। तो ये हमारा एकदम सही है। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है लुसाई हिल्स कहाँ है, तो आप बोलिए कहाँ पे है दोस्तों, मिजोरम में, ठीक है। उसके बाद देखिए गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुमटी वन्य जीव अभयारण्य जो है दोस्तों वो हमारा सिक्किम में नहीं है। ये कहाँ है दोस्तों, त्रिपुरा में। कहाँ है, त्रिपुरा में। तो ये हमारा गलत होगा। तो बस ऐसे नहीं सॉल्व कर लेना है कि यार त्रिपुरा में ये नहीं है गुमटी, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, साथ ही साथ हमें त्रिपुरा में क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जो हमारा मणिपुर था वो न्यूज़ में था, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इस टाइप से क्वेश्चन बने नॉर्थ ईस्ट से और आप उसको गलत करके आएँ, ठीक है। तो देखिए जो गुमटी टाइगर रिजर्व है दोस्तों, ये अगर इसका बात करेंगे गुमटी वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो इसके बगल में एक झील है जिसका नाम है डम्बर झील, डम्बर या डांबर झील भी बोलते हैं। तो डांबर झील जो है, लेक जो है, वो आपका गुमटी
वन्य जीव अभयारण्य के पास में है। ठीक है, समझ में आया इतना। यहाँ पे नदी एक बहती है, उसी के नाम पे वन्य जीव अभयारण्य पड़ा, जिसको बोलते हैं गोमती नदी। इसके अलावा एक नदी है राइमा, RAIMA, राइमा नदी, और एक नदी है सरमा। तो गोमती नदी, सरमा नदी, राइमा नदी, ये सब नदी कहाँ पे है दोस्तों? गोमती वन्यजीव अभयारण्य के आसपास है। ठीक है, जो हमारा कहाँ पे है? त्रिपुरा में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, इसके अलावा त्रिपुरा में और भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे त्रिपुरा में जो 4 मेन जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है आपका तृष्णा, क्या नाम है? कृष्णा नहीं, तृष्णा वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। दूसरा गुमटी खुद हो गया, गुमटी। तीसरा हो गया रोवा, ROWA, रोवा। रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, वो भी त्रिपुरा में है। ठीक है, इसके अलावा सेफा हिजला, क्या नाम है? सेफा, SEPAHIJALA, क्या इसको पढ़ेंगे? सिपाही जला। सिपाही जला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी कहाँ पे है? त्रिपुरा में। समझ में आया? तो ये याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगर अगला बार पूछे तृष्णा के बारे में तो बहुत कोई कंफ्यूज हो सकता है। रोवा के बारे में पूछेगा तो सोवा रिगपा से सब इसको कंपेयर करके मेघालय मार देगा, लेकिन रोवा कहाँ है? याद रखिएगा, त्रिपुरा में। अगर डम्बर झील पूछ देगा, डाम्बर झील, तो सबको बोलेगा ये क्या क्वेश्चन यूपीएससी कहाँ से पूछ दिया? कहाँ से नहीं भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा है। अगर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। उसी तरह त्रिपुरा में क्या है? सिपाही जला। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम नागालैंड का बात करेंगे तो नागालैंड में हमारा जो है ये सरामाती जो शिखर है वो है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सरामाती शिखर कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में। और नागालैंड का सबसे ऊंचा शिखर है ये। ठीक है, जो आपको पता है कि इधर म्यांमार है ना, तो ये नागालैंड है। तो नागालैंड और मणिपुर का जो बॉर्डर है, वहाँ पे हमको सरामाती जो है ये मिलता है। सरामाती पीक, पीक मतलब चोटी होगा, तो किसी पहाड़ का चोटी होगा ना, तो इस चोटी का नाम है सरामाती, और इस पहाड़ का जो नाम है वो है नागा पहाड़ी, नागा हिल्स, जो आपका इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में नागालैंड के पास है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लुसाई हिल्स के बारे में पढ़ाया था। हाँ, तो यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है। कब पूछा है कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? तो उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, मैं ढूंढ के आपको दिखा दूंगा। तो उसमें पूछा था कि ब्लू माउंटेन कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू माउंटेन जो है दोस्तों, उसकी को लुसाई हिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और लुसाई हिल्स को ही मीजो हिल्स बोलते हैं, मैंने पहले बताया। ठीक है, तो लुसाई हिल्स को ही क्या बोलते हैं? मीजो हिल्स बोलते हैं। इसी को एक और नाम है दोस्तों, जिसका ब्लू माउंटेन नाम है, ब्लू माउंटेन। देखिए, जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, इसको भी बोलते हैं ब्लू माउंटेन, लेकिन अगर ऑप्शन में नीलगिरी नहीं है, ठीक है, आपको पता है नीलगिरी कहाँ है? कार्डमम, अन्नामलाई और नीलगिरी। ठीक है, अगर आप अरेंज करेंगे पहाड़ी को तो सबसे नीचे साउथ इंडिया में कार्डमम आएगा, उसके ऊपर अन्नामलाई, और सबसे नॉर्थ में आएगा नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, तो जो नीलगिरी पहाड़ी है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। ठीक है ना, तो इसको भी ब्लू माउंटेन बोलते हैं। लेकिन ऑप्शन में मान लीजिए नीलगिरी नहीं है तो आप, और ऑप्शन में अगर आपको दिया हुआ है लुसाई हिल्स या मीजो हिल्स, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि वो उसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था, जिसमें ऑप्शन में दिया गया था मीजो हिल्स और लुसाई हिल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए, मीजो हिल्स और लुसाई हिल्स पटकाई बूम में है, एक पहाड़ी है, रेंज है पहाड़ का, जिसको हम लोग पटकाई बूम बोलते हैं। बूम माने पहाड़ी होता है, पटकाई बूम। तो पटकाई रेंज में जो है मीजो हिल्स है, और मीजो हिल्स का सबसे टॉप का जो पीक है, ठीक है, उसका नाम है दोस्तों ब्लू माउंटेन। तो देखिए, एक बड़ा सा पहाड़ी है जिसका नाम है पटकाई बूम। पटकाई बूम में एक पहाड़ी है जिसको हम लोग बोलते हैं लुसाई हिल्स। उस लुसाई हिल्स में सबसे ऊंचे जो चोटी रहता है उसका नाम है क्या नाम है? ब्लू माउंटेन। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ब्लू माउंटेन, या उसके लोकल लैंग्वेज में, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं PHAWN, फवांग पुई। तो फवांग पुई तलांग, ये जो है ब्लू माउंटेन का मिजो भाषा में
नाम है, फवांग पुई तलांग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गुमटी गलत है, क्योंकि गुमटी जो है आपका कहाँ पे है, मैंने बता दिया, वो है आपका त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में और क्या क्या है मैंने बता दिया। सरमाती जो पीक है दोस्तों वो नागालैंड में, ये सही है। तो हमारा जो सही होगा वो हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3। और आपका होमवर्क ये है कि सिक्किम में कौन कौन सा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या है हमारा सिक्किम में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए, तो आंसर जो होगा दोस्तों 1 और 3 हो गया। ठीक है, तो 9 का आंसर 1 और 3। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेटलैंड इंटरनेशनल, वेटलैंड इंटरनेशनल नाम का एक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बोल रहा है वेटलैंड इंटरनेशनल जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय द कंट्रीज विच आर सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन। बोल रहा है यह रामसर अधिनियम अधिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंत में इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा होता है वो हमारा इंटर गवर्नमेंटल नहीं बल्कि एक एनजीओ होता है, वो सरकारी उसमें नहीं होता है बल्कि गैर सरकारी होता है, इसलिए पहला गलत है। ठीक, दूसरा बोल रहा है इट वर्क्स एट द फील्ड लेवल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज एंड यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू एडवोकेट फॉर द बेटर पॉलिसीज। तो अच्छा बात बोल रहा है कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो ये सही है। इसका मतलब आंसर तो निकल गया मेरा 1, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी चीज़ जो है वेटलैंड इंटरनेशनल के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल है दोस्तों, ये बना था 1954 में, 1954 में ये बना था। एक तरह का क्या है, ये एनजीओ है। ठीक है, और ये हमारा जो रामसर है ना, रामसर तो मैंने पहले ही पढ़ाया था, ये 1971 है। रामसर जो है वो इंटर गवर्नमेंटल है, रामसर कन्वेंशन सरकारी संस्था है। हालांकि इसमें गैर सरकारी संस्था भी होता है, सिविल सोसाइटी भी होता है, लेकिन रामसर जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन है, जो रामसर साइट्स के लिए, मतलब वेटलैंड के लिए। लेकिन सभी वेटलैंड रामसर साइट नहीं होता है, जिसको रामसर कन्वेंशन में मान्यता प्राप्त है वही वेटलैंड्स को हम लोग रामसर साइट के रूप में बोलेंगे, रामसर स्थल के रूप में। लेकिन बाकी इंडिया में तो बहुत सारे वेटलैंड है, आर्द्रभूमि है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जो 1954 में बना था। ठीक है, और ये एक तरह का एनजीओ है। तो ये हमारा पहला गलत हो गया। वेटलैंड इंटरनेशनल का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो है शायद नीदरलैंड में। ठीक है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं आपको कहाँ पे है। ठीक है, तो सही है, वेटलैंड इंटरनेशनल का जो हेड क्वार्टर है वो नीदरलैंड में है। ठीक है, ये आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में नहीं है। ठीक है, तो 10 का आंसर होगा ए। समझ में आया नहीं, आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो देखिए 11 जो क्वेश्चन है वो ब्रिक्स पे है। ठीक है, बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ब्रिक्स के रूप में ज्ञात देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। बोल रहा है फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 2009। बोल रहा है कि ब्रिक्स का जो पहला मीटिंग है वो हमारा 2009 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, अगला बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन द ब्रिक्स। साउथ अफ्रीका लास्ट में इस समूह में ज्वाइन किया। सही बात है कि पहले जो होता था ना, जब ब्रिक्स नहीं था तो ब्रिक्स के पहले ब्रिक था, BRIC, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। जब साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन किया तो एस जुट गया और बन गया क्या, ब्रिक्स। तो साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन किया है 2010 में। साउथ अफ्रीका कब ज्वाइन किया इसको, 2010 में। ठीक है, ब्रिक्स जो है 5 देशों का जनरली समूह है। ठीक है, जो ये समूह जो है वो टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 40% है, 5 देश मिला के, और GDP का 30% हमारा ब्रिक्स के देशों से आता है, पूरे विश्व का GDP का। ठीक, समझ गए इतना। अच्छा, अब देखिए जो ब्रिक्स का जो पहला मीटिंग हुआ था दोस्तों वो हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था हमारा, रूस में। रूस में एक जगह है उसका नाम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है,
या केटरिन मतलब केटरिनबर्ग, ठीक है, YAKETERINBURG। तो ये पहला मीटिंग जो रूस में हुआ था, ठीक है, और जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 2009 में रसिया में याकेटरिनबर्ग में, ठीक है। अच्छा, अगर हम प्रेजेंट में दोस्तों बात करें, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो ब्रिक्स में ऐसे तो 5 ही देश हैं, लेकिन और भी बहुत सारा एसोसिएट मेंबर है जो 2024 में कुछ देश ज्वाइन करेंगे 2024 जनवरी में। तो उस समय हम आपको अपडेट कर देंगे कि और कितने मेंबर स्टेट जो है ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा ब्रिक्स का जो मीटिंग होता है ना, वो नाम पे होता है। नाम का मतलब सीरीज में होगा। तो मान लीजिए ब्राज़ील में अगर हुआ है इस साल, तो अगले साल रूस में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ये घूमेगा, फिर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ऐसे जो है मीटिंग होते रहता है। एग्जाम्पल के लिए जो 15वां ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ 2023 में, वो हमारा हुआ साउथ अफ्रीका में। कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब अगला जो मीटिंग होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में। फिर कहाँ होगा? रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो 15वां मीटिंग जो ब्रिक्स का हुआ 2023 में, वो कहाँ पे हुआ दोस्तों? वो हुआ हमारा साउथ अफ्रीका में। और 16वां मीटिंग कहाँ पे होगा? वो होगा हमारा ब्राज़ील में, ठीक है। याद रखिएगा ब्रिक्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें राष्ट्र का जो मेन होता है व्यक्ति, जैसे मोदी हो गए इंडिया के, ब्राज़ील का राष्ट्रपति होगा, रूस का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति, तो साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो सारे इसके जो है होते हैं सदस्य, ठीक है। समझ में आया इतना? इसके अलावा याद रखिएगा इसका कोई अपना हेड क्वार्टर नहीं है। ब्रिक्स का कोई अपना हेड क्वार्टर नहीं है, ठीक है। ब्रिक्स के देशों ने आपस में मिल के एक बैंक बनाया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है दोस्तों? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक था वो बना था 2014 में। कब बना था? 2014 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बीजिंग में। कहाँ पे है? बीजिंग में, चाइना में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो 2014 में ये देश बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। और सॉरी, बीजिंग में नहीं है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका हेड क्वार्टर है शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में। थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, चीन में, जो चीन में है। तो हेड क्वार्टर कहाँ है? चीन में है, शंघाई में, ठीक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक बना उसमें हर देश का जो शेयर है वो है 20-20%। कितना है दोस्तों? 20-20%, ठीक है। और इसमें जो हम लोग टोटल पैसा कलेक्ट करेंगे वो है $100 बिलियन। कितना कलेक्ट करेंगे? $100 बिलियन, ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। समझ गए ना? हाल ही में, ठीक है, इसका रीजनल ऑफिस खोला गया है। तो रीजनल ऑफिस इसका जो है वो आपका इंडिया में भी है। किसका? ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक और नाम है ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ब्रिक्स के देश इसको बनाए हैं, ब्रिक्स बैंक, ठीक है। तो इसका रीजनल जो क्षेत्रीय ऑफिस है वो इंडिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, और ब्राज़ील में भी है, और रसिया में भी है। मतलब बाकी जो देश बचे हैं उसमें भी इसका रीजनल ऑफिस है। और हेड क्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना में, ठीक है। इसका कोई अपना, किसका हेड क्वार्टर है चाइना में? न्यू डेवलपमेंट बैंक का। हम ब्रिक्स का नहीं बोल रहे, ब्रिक्स का कोई हेड क्वार्टर नहीं है, लेकिन जो ब्रिक्स बैंक है जो 2014 में बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसका हेड क्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। समझ में आया? तो ये गलत हो गया क्योंकि रियो डी जेनेरियो में पहला मीटिंग नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ 2009 में। साउथ अफ्रीका लास्ट में ज्वाइन किया, हाँ लास्ट में 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया है, तो ये सही है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम बताए हैं वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो दूसरा ही सही है। तो 2 ओनली ही हमारा सही होगा, केवल 2 ही। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग डिजीज। निम्नलिखित जो है रोगों पे हमें विचार करना है। तो एक तरफ है हमारा डिप्थीरिया, ठीक है, फिर चिकन पॉक्स है जिसको छोटी माता भी बोलते हैं, माता दी भी बोलते हैं, ठीक है, और चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक। बोल रहा है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग एबव डिजीज हैव बीन इरेडिकेटेड इन इंडिया। भारत में इनमें से कौन सा जो बीमारी है, ठीक है, वो उन्मूलन हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो वो हमारा प्रश्न है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सा बीमारी ख़त्म हुआ है, तो उसका कुछ लिस्ट जो है आप ध्यान दीजिए। कि जैसे इंडिया में हम बात करें
तो एक बीमारी था पहले गिनिया वॉर्म, ठीक है, ये ख़त्म हो गया है। इंडिया में जो स्मॉल पॉक्स है जिसको चेचक बोलते हैं ये ख़त्म हो चुका है। इंडिया में जो पोलियो है दोस्तों ये भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इंडिया में एक और बीमारी था पहले, यॉज एक बीमारी था, ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता था दोस्तों, ठीक है। और ये ट्राइबल एरिया में ज़्यादा होता था, पहाड़ी एरिया में, ट्राइबल एरिया में स्किन का बीमारी है, ठीक है। तो ये भी इंडिया से ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो टेटनस होता है माँ को, मैटरनल टेटनस या फिर नियोनेटल, जो बहुत ही छोटे बच्चे को होता है नियोनेटल, वो भी टेटनस इंडिया से ख़त्म हो गया। ये थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लेप्रोसी है, ठीक है, ये भी लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, ये भी इंडिया से ख़त्म हो गया। इसके अलावा एक बीमारी था पहले रिंडर पेस्ट, क्या था, रिंडर पेस्ट, ठीक है, रिंडर पेस्ट PEST, ये होता था कैटल को, किसको होता था, पशु को होता था। ये भी इंडिया जो से ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा बर्ड फ्लू है, ठीक है, ये भी इंडिया से ख़त्म हो गया, क्लियर। तो ये सारी बीमारी इंडिया से ख़त्म हो गया। अभी भारत कोशिश कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग टीबी को ख़त्म कर देंगे। अभी टीबी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मलेरिया ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, और पूरा टेटनस ख़त्म नहीं हुआ। वही टेटनस ख़त्म हुआ है जो माँ को और नियोनेटल को होता था, ठीक है। अभी हम लोग काला अजार जो है, काली खांसी एक होता है प्रोटोजोआ से, किससे होता है, प्रोटोजोआ से, ठीक है। तो वो भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तभी तो हम लोग काला अजार ये सब का टीका वीका लगाते हैं, डिप्थीरिया का लगाते हैं, पर्ट्यूसिस का लगाते हैं, टेटनस का लगाते हैं, है ना। चिकन पॉक्स तो होते रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो कौन कौन सा बीमारी जो है दोस्तों इंडिया से ख़त्म हो गया है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल पॉक्स हुआ है। बाकी इतना सारा जो मैंने बताया वो भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन में तो था नहीं। तो डिप्थीरिया ख़त्म नहीं हुआ है, चिकन पॉक्स ख़त्म नहीं हुआ है, तो कौन सा ख़त्म हुआ, केवल 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है फैक्ट को, जो मैं आप साथ साथ बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो चिकन पॉक्स होता है दोस्तों ये होता है वायरस से, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। वायरस से होता है, छींकने वीकने से, कफ करने से ये आपका चिकन पॉक्स फैलता है। इसको छोटी माता दी बोलते हैं। इसलिए इसको जब होता है तो इसको हम लोग अलग रूम में रखते हैं और उसको जो है रूम का साफ़ सफाई मेंटेन करते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है जिसको चेचक बोलते हैं, ये भी हमारा वायरल बीमारी है, ठीक है। और लेकिन जो डिप्थीरिया है जिसका इंजेक्शन भी लगता है, तो वैक्सीन होता है, ठीक है। डिप्थीरिया जो है दोस्तों वो होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो समझ में आया, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होता है वायरस से, जहाँ जहाँ पॉक्स है मतलब वायरस, ठीक है। और डिप्थीरिया जो है वो है बैक्टीरिया से होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो जो आंसर होगा सिर्फ होगा हमारा चेचक ही ख़त्म हुआ है, बाकी डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया 3, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा इनमें से जो फिनोमिना है, घटना है, जीवों के विकास को प्रभावित किया है। जब मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाया था दोस्तों, तो मैंने बताया था एक बड़ा सा ज़मीन था जिसका नाम था पैंजिया, ठीक है। और उसके अगल बगल पानी था जिसका नाम था पैंथलासा। क्या नाम था, पैंथलासा। ये जो पैंजिया था 2 पार्ट में टूट गया, ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड, ठीक है, इसको लॉरेशिया भी बोलते हैं, लॉरेंसिया। और नीचे वाला पार्ट हो गया गोंडवाना। फिर ये फर्दर टूटता गया। तो अगर क्या होगा दोस्तों, एक मान लीजिए कंटिनेंट था, यहाँ पे कोई जानवर रहता था, बीच से अलग हो गया, तो कुछ जानवर इस कंटिनेंट में चला गया और कुछ इसमें, तो ये फिर अपना अलग अलग हो गया, अलग अलग विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म बने होंगे। तो सही बात है। तो ये हुआ कंटिनेंटल हमारा ड्रिफ्ट से, महाद्वीपीय विस्थापन से, जिसको अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया था, जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है। फिर ग्लेशियल साइकिल का मतलब होता है पृथ्वी कभी ठंडा थी, फिर गर्म हुआ, पानी बना, फिर ठंडा गर्म ये होते रहता है पृथ्वी में। तो इस जो आइस एज आप पढ़ते होंगे, है ना, मूवी भी आया है आइस एज पे, जब टाइम मिले तो देखिएगा किस तरह से आइस एज हुआ है। तो ग्लेशियर साइकिल जो होता है वही पृथ्वी का गर्म ठंडा बर्फ़ का पिघलना,
जमना पिघलना जमना, तो उससे क्या होता है, बर्फ़ पिघला मान लो, तो पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर हो जाएगा। तो कुछ जीव जंतु क्या करेगा दोस्तों, मर जाएगा गहरे पानी में, और कुछ जीव जंतु जो है सर्वाइव कर लेगा और उसका बॉडी इवॉल्व हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा। तो ग्लेशियल साइकिल भी जो है प्रभावित करता है। ठीक है, समझ में आया। जो उसको सर्वाइव कर लेगा, जो झेल लेगा, वो उसका इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं झेल पाएगा वो मर जाएगा। जैसे मोर्टीन है, तो मोर्टीन में पहले क्या होता था कि हम मोर्टीन लगाते थे तो सब मच्छर लोग मर जाता था, लेकिन क्या हो, धीरे धीरे मच्छर उसको एडाप्ट कर लिया। अब मोर्टीन लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इधर गुड नाइट जल रहा है, इधर मच्छर काट रहा है ना, क्योंकि मच्छर जो है इवॉल्व कर चुका है, अपना वो डेवलप कर लिया इम्यूनिटी कि उससे हमको कुछ नहीं होगा गुड नाइट से। इसलिए गुड नाइट भी जल रहा है, पैसा भी बर्बाद हो रहा है, मच्छर भी आपको भुन भुन काट रहा है। ये नहीं कि साला एक बार काटे और जितना उसको खून पीना है पी ले, फिर उड़ के चला जाए, तो नहीं, आएगा भुन काटेगा, इसका पूरा लाल हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद भुन। इतना कभी कभी पी लेता है कि आप उसको जब उड़ाएंगे तो ये उड़ेगा नहीं, ऐसे ऐसे बस हल्का सा उड़ेगा फिर बैठ जाएगा, कितना भारी हो गया है। बताइए आपके साथ होता है या नहीं होता है। तो 13 का जो आंसर है दोस्तों वो 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब बोल रहा है हमारा, अदर देन पोचिंग गंगा नदी, व्हाट आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर द डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ गंगेस रिवर डॉल्फिन। बोल रहा गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा क्या और संभव कारण है। बोल रहा है कि गंगा नदी में डॉल्फिन का जो संख्या है वो घटते जा रहा है। तो एक तो बोला कारण है पोचिंग, शिकार हो रहा है, और क्या कारण है उसके बारे में है। ठीक है, तो बोल रहे सबसे पहले मैंने आपको डॉल्फिन के बारे में पढ़ाया था, एकदम पढ़ाया था कि नहीं। हाँ बताइए, मैंने बोला था कि कोई भी डॉल्फिन आ जाए, चाहे वो गंगा का डॉल्फिन आ जाए या इंडस का डॉल्फिन आ जाए या इरावदी डॉल्फिन आ जाए, सभी जो डॉल्फिन है वो है क्या है दोस्तों, इंडेंजर्ड है। ठीक है, इंडिया में गंगा नदी में, मेघना नदी में, ब्रह्मपुत्रा नदी में, ये सारा में हमको गंगा का डॉल्फिन मिलता है। ठीक, और अगर हम इंडस डॉल्फिन का बात करें तो भारत में सिर्फ और सिर्फ ब्यास नदी में मिलता है, बाकी पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन जो है वो बहुत मिलता है। पंजाब का जो है स्टेट एनिमल भी हमारा कौन है, इंडस डॉल्फिन पंजाब का। ठीक है, इसके अलावा एक और डॉल्फिन होता है जिसको इरावदी डॉल्फिन भी बोलते हैं। तो इरावदी डॉल्फिन जो है म्यांमार उड़ीसा के आसपास मिलता है। ठीक है, समझ में आया, तो वो थोड़ा ध्यान देंगे। और जैसे इंडस डॉल्फिन और हमारा जो गंगा डॉल्फिन, ये है फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इसके लिए इतना खारा पानी नहीं चाहिए, लेकिन इरावदी डॉल्फिन जो है उसके लिए ब्रैकिश वाटर चाहिए, क्योंकि वो आपको चिल्का झील के आसपास मिलेगा, जो समुद्र में मिलता है, तो वहाँ का पानी थोड़ा खारा है। ठीक है, ये सब थोड़ा है। अब देखिए, अगर हम डैम बना दे रहे हैं नदी में, या फिर रिवर में बैराज बना दे रहे हैं, बांध बना दे रहे हैं, तो नदी का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर ज़्यादा पानी हो जाएगा, फिर इधर कम पानी हो जाएगा। उससे क्या होगा, डॉल्फिन को दिक्कत होगा मूवमेंट में, क्योंकि बीच में डैम बना हुआ है, तो होगा उसके कारण उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो डॉल्फिन है इधर के डॉल्फिन से अलग हो जाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। तो वो चीज़ है। अगला है इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल इन रिवर। नदियों में मगरमच्छों की समष्टि में वृद्धि। ये बताइए, कहीं भी आपने पढ़ा है या मैंने पढ़ाया है आपको कि डॉल्फिन को मगरमच्छ खा जाता है। डॉल्फिन भी कितना बड़ा होता है ना, मगरमच्छ भी कितना बड़ा होता है, तो एक दूसरे को खाएगा क्या, नहीं। मगरमच्छ भी मांसाहारी है, डॉल्फिन भी मांसाहारी है, दोनों का साइज लगभग बड़ा होता है, बराबर होता है। ठीक है, और डॉल्फिन जो होता है वो आपको दिखेगा कि थोड़ा गहरे पानी में आपको थोड़ा दिखेगा, और थोड़ा मूवमेंट वाला पानी में। लेकिन जो मगरमच्छ होता है वो मतलब फ्लो वाला पानी जहाँ बह रहा है वहाँ पे उतना नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, जैसे नदी वदी में आपको उतना डॉल्फिन तो मिलेगा, लेकिन मगरमच्छ आपको ज़्यादा मिलेगा जहाँ पानी थोड़ा रुका हुआ रहता है, समझे। तो मगरमच्छ भी एक जीव है, डॉल्फिन भी एक जीव है, दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते, क्योंकि दोनों का साइज एक है और दोनों मांसाहारी है। ठीक है, व्हेल खा सकता है डॉल्फिन को, व्हेल खा सकता है मगरमच्छ को भी, लेकिन ये सब नहीं खाएगा, क्योंकि व्हेल बहुत बड़ा होता है, शार्क बहुत बड़ा होता है। अगला बोल रहा है गेटिंग ट्रैप्ड इन द फिशिंग नेट एक्सीडेंटली। संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाता है। सही बात, आप मछली, अगर आप जाल पकड़ रहे हो, मछली डाल के, जाल डाल के मछली पकड़ रहे हो, तो इस डाल से हो सकता है कि डॉल्फिन भी फंस जाए, तो ये मूव नहीं कर पाएगा, फिर धीरे धीरे मर जाएगा। ठीक है, तो ये भी सही है। अगला बोल रहा है यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड अदर
एग्रीकल्चर केमिकल इन क्रॉप फील्ड्स इन द विसिनिटी ऑफ रिवर्स। ठीक है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि अगर नदी के आसपास के फसल खेतों में अगर आप फर्टिलाइज़र उर्वरक यूज करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों बताइए। फर्टिलाइज़र अच्छा चीज़ है? नहीं है, ख़राब चीज़ है। तो ख़राब चीज़ है तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो चला जाएगा कहाँ पे? नदी में चला जाएगा। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, यूट्रोफिकेशन पढ़ा होगा। क्या होता है? जब भी केमिकल फर्टिलाइज़र किसी भी पानी में चला जाता है तो ये फर्टिलाइज़र है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा होगा, फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन को अब मिल चुका है न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कहाँ से? जो फर्टिलाइज़र बह के चला गया कहाँ पे? खेत में। इसके कारण यहाँ क्या होगा? प्लांट है, फाइटोप्लैंक्टन एक तरह का प्लांट है, प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, तो ये इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा? पूरा आप देखे होंगे बहुत सारा खेत होगा, सॉरी बहुत सारा तालाब होगा या पानी का भंडार होगा, चाहे वो नदी हो सकता है, तालाब, वहाँ पे देखेंगे पूरा जो है हरा 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 हो गया है। क्यों हरा हो गया? क्योंकि इस जो तालाब है या ये झील है या कुछ भी है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट बहुत मिल रहा है फर्टिलाइज़र के रूप में या केमिकल कहीं से रूप मिल रहा है, जिसके कारण पूरा प्लांट का ग्रोथ हो गया है। प्लांट मतलब फाइटोप्लैंक्टन का, जिसके कारण क्या हुआ? ऊपर में पूरा आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा। इसके कारण सूर्य का जो प्रकाश ऊपर था वो अब पानी में नहीं अंदर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो उसके कारण पानी के अंदर जीव रहता है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, और पानी में ऐसे ही जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, घुला हुआ जो ऑक्सीजन है बहुत कम होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर के तुलना में देखें तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम होता है वायुमंडल के कंपेयर में। ऐसे ही पानी में ऑक्सीजन कम है, ऊपर से इसको सनलाइट मिल ही नहीं रहा है जीव जंतु को। ठीक है, तो अंदर में जो भी पेड़ पौधा रहा होगा छोटा मोटा तो वो तो मर जाएगा। ऊपर में तो फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा, लेकिन उसके नीचे अगर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? एक जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो पानी में जाता है, ठीक है, डिजॉल्व होके किसी भी कारण से हल्का हल्का रिसाइकल होते जाता है। और प्लस जो पेड़ पौधा पानी के अंदर है वो जब अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है पानी में छोड़ता है और वो पानी में घुल जाता है, और उसी ऑक्सीजन से जो मछली वछली है वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन नहीं ले पाता है, तो कौन सा ऑक्सीजन लेता है? जो डिजल ऑक्सीजन है, इसीलिए। लेकिन क्या होगा? जब फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ हो जाएगा, यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा, तो सनलाइट जो है वो पानी के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके कारण जो पेड़ पौधा पानी के अंदर था वो अपना प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो पानी में कम हो जाएगा, जिसके कारण अगर उस अंदर में मछली वछली है तो उसको डेथ हो जाएगा, डॉल्फिन भी डेथ हो सकता है। ठीक, तो ये भी हमारा सही है। कैसे सही है मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया। तो 14 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, वो हमारा क्रोकोडाइल वाला ऑप्शन छोड़ के बाकी सही है, तो 1 3 4 हमारा होगा। बाकी मैंने आपको डॉल्फिन के बारे में, कितने टाइप के डॉल्फिन होते हैं, कौन कौन सा डॉल्फिन होता है, IUCN में स्टेटस क्या है, सब अच्छे से अभी बता दिया। और प्लस मैंने इन्वायरमेंट आपको जब पढ़ाया है, जिसका प्लेलिस्ट मैंने बता दिया हूँ चैनल पे, उसको देखिए, वहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट कवर है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों 1 3 4। हमारा दूसरा जो है वो ऑप्शन, मतलब दूसरा जो कथन है वो गलत है। ठीक है, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे डेली, ठीक है, कभी कभी 20 करेंगे। और आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। नोट्स अगर नहीं भी बनाएंगे कोई मतलब उतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं नोट्स पूरा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा PYQ का तो आपको हम दे देंगे। ठीक है, मैं भी नोट्स आप लोगों के लिए यही वाला जो मैं बता रहा हूँ वही प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बस आप थोड़ा सा पेन पेपर पे लेके बैठिए कि थोड़ा सा जब हम कुछ बोले तो आप थोड़ा लिखते रहो। बाकी इसका कंप्लीट नोट्स आपको हम पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद दे देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा बोल रहा है द रेड क्लिफ कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए रेड क्लिफ समिति, रेड क्लिफ लाइन जो है वो किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो हमारा जो ये इंडिया था, और यहीं पे एक वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान था जो अभी बांग्लादेश है ना, यहाँ पे बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बांग्ला है, और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री क्या होगा उसके लिए कमेटी बनाया गया था, जिसको हम लोग रेड क्लिफ कमेटी बोलते हैं। ठीक है, समझे? तो क्या होगा? बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा बाकी ऑप्शन क्या क्या है? बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटी इन इंडिया। उसके लिए क्या कोई कमेटी बनाया गया था? तो आप लिख सकते हैं सच्चर समिति। क्या बनाया गया था? सच्चर समिति। तो सच्चर समिति बनाया गया था दोस्तों। और दंगा जो हुआ था, ठीक है, ईस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल मतलब पाकिस्तान में जो दंगा हुआ था बांग्लादेश बनने से पहले,
उसके लिए एक समिति बनाया गया था जिसका नाम है फ्लाउड समिति। क्या नाम है? फ्लाउड, FLOUD, फ्लाउड कमेटी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। फ्लाउड कमेटी बनाया गया था। एक और समिति बनाया गया था जिसका नाम है शिवपुर समिति, SIBPUR, शिवपुर समिति। वो भी जो है ईस्ट बंगाल में जो दंगा हुआ था उसके लिए दोस्तों बनाया गया था। फ्लाउड कमेटी बनाया गया था 1938 में। कब बनाया गया था दोस्तों? 1938 के आसपास, मोटा मोटी याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा क्लियर कट याद होना चाहिए। फिर ये वो ऑप्शन बोल रहा है गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल। इंडिपेंडेंस बिल को प्रभावित करने के लिए, कार्य रूप में परिणित करने के लिए क्या बनाया गया था? माउंटबेटन प्लान। क्या बनाया गया था? माउंटबेटन प्लान। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, तो 15 का जो आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर? इसके अलावा और कौन कौन सा लाइन है जो अलग अलग देश के बीच में है वो थोड़ा देखिए, क्या पता कभी मैच करने बोल दे, है ना। तो फेमस अगर हम लाइन की बात करेंगे बिटवीन टू कंट्री, फेमस लाइंस बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लाइन का बात हो रहा है? बाउंड्री लाइन का, सीमा रेखा का बात हो रहा है कि फेमस सीमा रेखा दो देश के बीच में कौन कौन सा है। तो पहला है 17वां समानांतर रेखा। ये जो है साउथ वियतनाम, ठीक है, और नॉर्थ वियतनाम के बीच में है। तो वियतनाम जो देश है तो नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करता है 17वां पैरेलल। ठीक है, 20वां जो पैरेलल है, ठीक है, ये डिवाइड करता है लीबिया को सूडान से। ठीक है, लीबिया सूडान का जो बाउंड्री है वो है 20वां पैरेलल। यहाँ पैरेलल मतलब लैटिट्यूड का बात हो रहा है। ठीक है, अक्षांश रेखा का। तो 17वां अक्षांश रेखा जो है वो आपका वियतनाम और नॉर्थ और साउथ वियतनाम को डिवाइड करता है। 20वां जो है लीबिया और सूडान को करता है। ठीक है, 25वां जो पैरेलल लाइन है वो आपका मारिताना जो है, मारिताना MOURITANA, मारिटानिया जो है। और हमारा देश दूसरा साउथ अफ्रीका में एक देश है माली। तो माली और मारिटानिया देश को अलग करता है, दोनों अफ्रीका में। ठीक है, 25वां पैरेलल याद रहेगा। उसके बाद अगर हम 38वां पैरेलल का बात करें तो जो साउथ कोरिया है, ठीक है, और जो नॉर्थ कोरिया है, दक्षिण और पूर्वी, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों को डिवाइड करता है 38वां पैरेलल लाइन। ठीक है, अगर हम 49वां पैरेलल का बात करेंगे, ठीक है, तो ये USA और कनाडा को डिवाइड करता है। ठीक है, USA और कनाडा को डिवाइड करता है। ठीक है, अगर हम डूरंड लाइन का बात करेंगे, डूरंड रेखा, डूरंड लाइन, ठीक है, तो जो डूरंड रेखा है वो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में, सॉरी, तो डूरंड लाइन जो है दोस्तों वो आपका अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। उसके अलावा एक है हिंडनबर्ग लाइन, HINDENBURG, हिंडनबर्ग लाइन। तो ये आपका पोलैंड और जर्मनी के बीच में है, पोलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, एक है मैगिनोट लाइन, MAGINOT, मैगिनोट लाइन। ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ठीक है, इसके अलावा एक है मैनर हीम लाइन, ये आपका रूस, रसिया एंड फिनलैंड के बीच में है, मैनर हीम लाइन। एक है आपका ओडर नीस लाइन, तो जो ओडर नीस लाइन है, ठीक है, ये आपका ये छोड़ दीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ओडर नीस लाइन को छोड़ दीजिए। बाकी रेड क्लिफ लाइन मैंने बता दिया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, एक है ब्लू लाइन, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच में, अभी इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है तो याद रखिएगा ब्लू लाइन है। ठीक है,
उसके बाद एक है ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन जिसको हम लोग एटीला लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, एटीला लाइन भी बोलते हैं। तो ये साइप्रस जो है, साइप्रस के आसपास है, साइप्रस मोटा मोटी, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसको आप चाहे तो ग्रीन लाइन को छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लू लाइन को नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन था, ये थोड़ा देख लेंगे एक बार, और जो नोट भी आप करते रहिए थोड़ा थोड़ा, बाकी हम इसका हैंड रिटन नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 15 क्वेश्चन किया, 2014 का क्वेश्चन। कैसा आपको ये सीरीज लग रहा है ज़रूर बताइए, ठीक है। पूरा दिसंबर भर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, और विश्वास मानिए अगर आप अच्छे से मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी प्रीलिम्स का जो 2024 क्वेश्चन है उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड है, मतलब डायरेक्ट रिपीट नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो रिपीट करेगा, उसका ऑप्शन रिपीट करेगा, ऑप्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है वो रिपीट करेगा। तो अगर मैं इसलिए एक एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से गहराई में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस विश्वास करके अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, प्रीलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत आपका सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये वीडियो कैसा आपको, सीरीज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो कैसा लग रहा है, ठीक है। मैंने आप पहले से बताया है 1 जनवरी 2024 से मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रीलिम्स का रिवीजन कोर्स, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, सी सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट्स वोट्स, जितने भी नोट्स हैं सब आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ 1 जनवरी 2024 से। तब तक पूरा दिसंबर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो चीज़ पढ़ाया जा चुका है, जैसे पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया, हिस्ट्री पढ़ा दिया, ज्योग्राफी पढ़ा दिया, इकोनॉमिक्स पढ़ा दिया, इन्वायरमेंट पढ़ा दिया, उसको आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब हम 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन का। कोई दिक्कत नहीं होगा बस, लेकिन एक बार आप खुद से एक बार पढ़ लीजिए फटाफट करके, आपको आसानी होगा। 1 जनवरी 2024 से हम लोग 5 महीने का पूरा पढ़ेंगे रगड़ के, ठीक है। और मात्र 249 रुपीज़ में आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ एक कोर्स, जिसमें 5 महीने का कोर्स होगा मात्र 249 में, सब चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस मकसद यही है कि आप मन लगा के पढ़ाई करें और सफलता प्राप्त करें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना मेहनत आपका रंग लाए। भगवान से बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनको गाइडेंस का कोई कमी ना हो, अच्छे से वो पढ़ें जुड़ के चैनल के साथ, और अपना जो है एक सीट यूपीएससी में पक्का करें, ठीक है। तो इसी की उम्मीद और आशा के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।